खबर देते पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उरी हमले में शहीद होने वाले जवानों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। कल सुबह आतंकवादियों ने उरी के सेना मुख्यालय पर हमला कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कंफर्म किया कि मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। सारे आतंकवादी फिदायीन बनकर घुसे थे संसद में, यानी वो जानते थे कि उन्हें संसद भवन से जिंदा बाहर नहीं निकलना है। All right, we have some breaking news coming in now. There's a high alert that has been sounded from Pathankot to Jammu after an input all possible terror attacks on defense installations in the area. Trade Center, we understand that a plane has crashed into the... हम बताते हैं अमरनाथ यात्रा पर कब हमले हुए हैं, कब श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले हुए। देखिए Let's bring you now some international news. Just across the border, there's been one more terror attack in Pakistan. At least 40 people were killed, 150 people at least injured in this bomb blast. तो दिल ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मरने के लिए ऐसा क्या हो गया? पैसा नहीं, और भी दूसरा कुछ भी होगा ना। कुछ नहीं साहब जी, ये गुर्बत बहुत बुरी चीज है। जिहाद से तवई जिहाद چې الله تعالی دین او د الله کلمه چې دنه په ټولو خلکو باندې بار شي، ځکه الله فرمای چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکړئ داغه پوری حتی لا تكون فتنه، چې تر دې پورې چې شرک او کفر او فتنه چې دا Pakistan want this type of trouble to continue in Kashmir. They want that the peace should not return in this. मेरा नाम मयंक है और आज हम आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसा कि महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य का कथन है कि किसी भी राजा का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है कि आंतरिक और बाह्य आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना, और क्योंकि प्रजा की रक्षा और हित करना ही राजा का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो इसलिए इस पर दो प्रमुख वाहक होते हैं प्रजा की रक्षा में, एक बाह्य आक्रमण से, एक आंतरिक आक्रमण से। तो उसी हिसाब से आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश की संभवता, अखंडता और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण विमर्श बन जाता है। और इसी मुद्दे पर आज हम और हमारे मित्र अभिषेक जी इस पर बात करने के लिए बैठे हैं, और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए अभिषेक जी से इस मुद्दे पर एक गंभीर बातचीत करना चाहेंगे, जिससे कई आम लोगों के इस पर प्रश्न हैं उसको भी समाहित करते हुए, और कुछ जनरल अवेयरनेस के पर जो कि लोगों को जानकारी हो इस विषय पे। इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अभिषेक दुबे जी से पूछना चाहेंगे। नमस्कार लीजिए। नमस्कार। अच्छा दुबे जी, अभिषेक जी, एक सर प्रमुख एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे प्रमुख हम एक बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा है क्या? इसका मतलब क्या, लोग इसको एकदम सिंपल शब्दों में समझाएं, जिससे कि आम जनमानस तक एकदम नॉर्मल लोग ये सब समझ पाएँ आंतरिक सुरक्षा क्या है। जैसा कि आपका प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा क्या है, तो इंटरनल सिक्योरिटी को हम देख सकते हैं कि किसी भी देश के जो उसके आंतरिक हैं, बॉर्डर को लेके, सीमा को लेके, या कोस्टल सिक्योरिटी को भी लेते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हुए, अपनी देश की सॉवरेंटी को बनाते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा करना इंटरनल सिक्योरिटी है। और इस क्रम में कौटिल्य ने 4 तरीके के बताए हैं इसमें, जिसमें 4 प्रकार के आप पर आक्रमण हो सकते हैं। पहला तो इंटरनल आक्रमण होता है, दूसरा एक्सटर्नल आक्रमण होता है, तीसरा जो है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल आक्रमण होता है, ठीक है, चौथा जो है एक्सटर्नली एडेड इंटरनली आक्रमण होता है। तो इंटरनल, पहली चीज़ जो इंटरनल आक्रमण है उसमें जो आंतरिक में, तो उसमें आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलिज्म, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर जो एक्सटर्नल आक्रमण है उसमें किसी देश के द्वारा जो आतंकी हमले होते हैं वो सारी चीज़ें आ गई। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे कि जो उनके जो भी बताए हुए चीज़ें हैं उसमें हम आपको बताएं कि जो है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल आक्रमण, इसमें आप देख इंडिया में ग्रुप है इंडियन मुजाहिदीन और सिमी, जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन काम करती है इंडिया में टेरर अटैक का काम करती है। और जो हमारे एक्सटर्नल अटैक हैं वो खुद पाकिस्तान खुद आतंकी हमला कराता है। तो ये तो सब कुछ ये पता ही है, ठीक। और इसी क्रम में दूसरा प्रश्न जो को हम अभिषेक दुबे से पूछना चाहेंगे, आंतरिक सुरक्षा जैसे इस पे प्रमुख चैलेंजेस जो चैलेंजेस सरकार और नागरिकों को फेस करना पड़ता है, इस पे सरकार इतना खर्च भी करती है, सबको पता ही है, बजट में इतना एलोकेट होता है आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो इसके प्रमुख चैलेंजेस क्या हैं? इस पे एकदम सिंपल शब्दों जैसा कि आपने अभी बताया उसी तरह बताना चाहें।
जो आंतरिक सुरक्षा के जो प्रमुख चैलेंजेज हैं उसमें आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी सर्वप्रथम सबसे ऊपर आती है। फिर आप देखेंगे हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड टेररिज्म मतलब जो है देश के अंदर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, आंतरिक गतिविधियाँ जो भी देश विरोधी, तो ये हिंटरलैंड टेररिज्म में आता है। तीसरी चीज़ आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को देखेंगे। चौथी चीज़ आप जो है उसको नक्सलाइट मूवमेंट को देखेंगे। तो अभी जो है हम मुख्य रूप से यहाँ पे हिंटरलैंड टेररिज्म की ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों की आने वाले एपिसोड में हम लोग इसको बात करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो कुछ चीज़ें हमको जो है विरासत में मिल गई। विरासत में क्या मिला, जैसे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो विरासत में हमको जो भी दंगे हैं वो हमको विरासत में मिल गए, क्योंकि जो भी विभाजन था कम्युनल लाइंस पे था, रिलीजियस लाइन पे था, तो वो सारी चीज़ें वो चीज़ हमको ऐसे मिली वहाँ पे। फिर यदि हम फिर आगे देखेंगे तो 1980s के दौर में पाकिस्तान में खालिस्तानी मूवमेंट उस समय एकदम चरम पे था। फिर उसके बाद से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फिर वहाँ पे भी अपने चरम पे थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इंटरनल सिक्योरिटी और इसके जो चैलेंजेस थे एकदम सामान्य शब्दों में बताए, जिससे कि आम जनमानस भी इसके प्रति जागरूक हो सके। तो इसके लिए ऐसी हमारी आशा है कि लोगों की शंकाओं का जो एकदम रहती है बेसिक से तो समाधान होगा। और इसी क्रम में हम चौथा क्वेश्चन पूछेंगे, 4th जनरेशन वॉरफेयर क्या है और यह कितना घातक है ना। आशा है कि फिर से आप वही सामान्य शब्दों में बताएंगे इसे। जैसा कि आपका प्रश्न है 4th जनरेशन वारफेयर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। आज के समय में आप देखेंगे कि कन्वेंशनल वार का तरीका ख़त्म हो गया है। कन्वेंशनल वार पूर्ण रूप से जब पाकिस्तान हमसे 2 बार हार गया, जंग जो है 1971 की ह्यूमिलिएटिंग हार के बाद उसने साइकोलॉजिकल वार पे अपना रुख किया। 4th जनरेशन वार में आप देखेंगे सिविल सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, सिविल सोसाइटी के माइंड को वॉश किया जाता है। उनका मुख्य काम ये होता है, क्योंकि यदि आप सिविल सोसाइटी को अपने हिसाब से मोबिलाइज कर लिए, उनका माइंड वॉश कर लिए, तो आप देखेंगे किसी भी देश को उसको इंटरनली डिसस्टेबलाइज कर सकते हैं। और इसको 4th जनरेशन वार को साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है ISI, उनका कहना है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इंडिया को जो है इतने घाव दो कि हजारों घाव दो कि हर घाव से उसके खून निकलते रहें और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल वार। बहुत बढ़िया। 4th जनरेशन वॉरफेयर एकदम आसान आपने बताया। और इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी जो है इसके प्रमुख डॉक्ट्रिन है ना, इसके प्रमुख डॉक्ट्रिन क्या हैं ये बताइए। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में यदि हम देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें आप बेसिकली आप देखेंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इंटरनल मामलों का देखता है, IB और लोकल पुलिस और CAPF के साथ। और जो हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करता है। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन पे यदि देखेंगे, काम करेंगे, तो मुख्य रूप से जो हम एक एक चीज़ों पे आते जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल रूप से, तो पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं उनको जो सेसेशनिस्ट राजनीति है, तोड़ने वाली राजनीति है, उससे बचना चाहिए। पहली चीज़। गवर्नेंस के मुद्दे पे यदि हम देखेंगे तो गवर्नेंस के तौर पे आपको हर तरीके से लोगों को मोबिलाइज करना होगा। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक हो उस विषय में। तीसरी चीज़ हम सोशल के रूप में सोशल में देखेंगे तो सोशल मुद्दों पे हम ये देखेंगे तो जनता को जो है समाज में जो भी अब जो है जातिवाद का उन्माद भी बढ़ रहा है। और
कास्ट अवेयरनेस भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो भी बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को जो है टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर इस चीज़ में करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि पब्लिक पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात कर लें। पुलिस रिफॉर्म भी ज़रूरी है। पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए उस चीज़ के लिए। जब ये अभी जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में अभी देखे होंगे कि आसफा एक वहाँ का कानून है, तो अभी आसफा कानून में कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट है कि वहाँ के कुछ लोकल ट्राइब थे, हमारे मिलिट्री ने उनको समझा कि वो वहाँ के टेररिस्ट हैं और उन पे वो अटैक कर दिए, जबकि वो वहाँ के लोकल थे। तो पुलिस सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा और पुलिस को फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, पब्लिक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। और इसमें साथ में पब्लिक को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि आप जो है थ्रेट को समझिए। उनको भी एक मेरा तो ये मानना है कि जो एकेडमिक तौर पे स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वैसे यूनिवर्सिटियों में तो है, लेकिन स्कूल लेवल पे इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक जोड़ देना चाहिए इस तरीके से। और इसी क्रम में इंटरनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अंतिम सवाल मैं अभिषेक जी से करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में कितना इसका मतलब कितना महत्व है इसका, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में, तो इसके आप क्या विचार हैं? आप देखे होंगे कि इसके जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी अग्रेशन आते हैं। और आप ये यदि सोचें कि आपके बगल में आतंकवादी, आपका बगल वाला कंट्री डिस्टेबलाइज हो और आप शांति से रह सकें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस आती है, उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ता है। श्रीलंका में कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है। तो जो भी चीज़ें हैं बाहर कंट्री में होगी, उसका प्रभाव आपके देश में भी होगा। तो आप इसमें जैसे कि मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट से अपना कोलैबोरेशन है, इजिप्ट से हमारा जो है सदियों पुराना रिलेशन है, अरब से हमारा पुराना रिलेशन है, तो और हमारे यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो हमको जो है वहाँ से भी अपने संबंधों को बनाए रखे रहना होगा। और उनसे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए उनसे भी हमें इस चीज़ में कॉपरेशन चाहिए और वो वहाँ से हमको मिलेगा। दूसरी चीज़, हम बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉर्डर मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर के थ्रू ही फेक करेंसी, स्मगलिंग, ड्रग माफिया, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से चलती है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि स्पेस का मिलिटराइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो स्पेस का मिलिटराइजेशन जिस रूप से बढ़ रहा है, तो उसमें आपके ये हो सकते हैं कि आपको भी उस रेस में भागीदार आपको भी अपना करना पड़ेगा। नहीं, भागीदारी आप नहीं सुनिश्चित करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और चौथी और महत्वपूर्ण एक बिंदु है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हमारी ऐसी अभी सर्टिन एक गवर्नमेंट की संस्था है जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, साइबर थ्रेट को। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे भी, उस फ्रंट पे भी हमको काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, अब इसी के साथ अब इसका एक टॉपिक है, सब टॉपिक हो गया, हमने एक ओवरऑल बात की पर्पस जो है आतंक जो है कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है और इसके क्या महत्वपूर्ण आयाम हैं, क्या इसके डॉक्ट्रिन है, जो कि बहुत बढ़िया जवाब हमारे मित्र अभिषेक जी ने दिया। इसके क्या होना चाहिए, इसकी जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और इसी का इस एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसे एक बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, इसके कई सब टॉपिक होते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है ना, वामपंथी उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया। तो ऐसे हम लोग जो है अभी आज उस पर धीरे धीरे हर टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन आज उसका एक टॉपिक हो गया आतंकवाद। तो उस पर अगर आपसे बात करना चाहें, है ना, आज जो है इसी पे लोगों के इस पर भी कई वो रहता है, चिंताएँ रहती हैं कि मतलब समस्याएँ रहती क्या है ये, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या किस तरह प्रभाव डाल रहा है, कहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मुद्दा तो नहीं है। तो ऐसे कई शंकाएँ रहती हैं जिस पे हम आज बात करना चाहेंगे। तो मैं चूँकि अब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमने बात किया, तो हम ये चाहेंगे कि आप जो है आतंकवाद, टेररिज्म के बारे में आप बताइए कि आप इस विषय में क्या। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इसके सीधे सिंपल एकदम सरल भाषा में अगर इसका देखें परिभाषा क्या है, तो एकदम नॉर्मल चीज़ की एक पहली बात तो है हिंसात्मक गतिविधि है, जिसपे क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध भय या शस्त्र के द्वारा भय पैदा किया जाता है और लोगों को सरकार पर दबाव बना के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा जाता है। लोग की इच्छाओं की पूर्ति कराते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर दुबे अभिषेक जी संयुक्त बताना चाहूँगा आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1973 पे इस पर एक परिभाषा दी जिस पर आम सहमति बन नहीं पाई, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी परिभाषाएं थी। 1973 संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि यह एक गतिविधि है जो देश के खिलाफ नागरिकों को डराने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है नागरिकों को डराना, जिसका इसमें व्यक्ति के समूह, संगठन, कई लोग हो सकते हैं। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने इस जो सिद्धांत का विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कि यह व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। व्यक्ति समूह द्वारा किया, इसका मेन उद्देश्य जो है मानवीय स्वतंत्रताओं को आहत करना, व्यक्तिगत जीवन खतरे में डालना, ये होता है, और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। तो अगर हम इस पर एक ओवरऑल व्यू देखें तो सीधे सीधे यही बताएं कि ये एक ऐसा गतिविधि है जिसके माध्यम से सरकार पर दबाव डाल के अपनी जो है बातें मनवाई जाती हैं, और कभी कभी इस पर धर्म का भी, अपने जो है हिंसात्मक गतिविधियों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए इस पर धर्म का सहारा लिया जाता है, और इससे माध्यम से एक समुदाय का साथ लेकर दूसरे समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, जिससे कि इनका काम आसान होता है। तो एक नॉर्मल चीज़ है, यही एक बताना चाहूँगा। तो जैसे आपने इसके चीज़ों के बारे में बताया कि आतंकवाद क्या है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आतंकवाद के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और साथ ही में आप इसके विशेषता और उद्देश्य पे भी आप प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इसका ऐतिहासिक सामान्य लोगों को जिज्ञासाएं होती हैं कि पहले कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई वर्तमान नौ विचारधारा नहीं है। इसका आप हमेशा प्राचीन समय में देखेंगे कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक हत्याएँ होती रही हैं, है ना, और सामाजिक असंतोष, सतत विद्रोह पहले भी होते रहे हैं। तो यह कोई नौ प्रचलित विचारधारा नहीं है। जारशाही में आप देखेंगे रूस में कि वहाँ पर कई भूमिगत संगठन थे जो कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो यह कोई वर्तमान वो नहीं है, पुरानी प्रचलित विचारधारा है। और भारत पे अगर देखें, इसको भारत के तौर पे अगर देखना चाहें, बताना चाहूँगा कि जो 1980 के दशक में सबसे पहला जो खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो उससे इसके बीज पड़ रहे हैं। पहली घटना खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है, फिर उसी के बाद से कश्मीर की मांग तेज हो जा रही है ना। कश्मीर में लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है भारत के खिलाफ, कि उनको भावनाएं प्रदर्शित की जाए और भारत के खिलाफ उठाया जाए, है ना। तो ये घटना हो रही है। फिर उसी समय 1970 के दशक में अलीगढ़ में जो मुस्लिम थे उनको पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने के लिए सिमी एक संगठन था जिसे 2001 में बैन कर दिया गया, तो उसको बनाया गया उसके तहत। तो ये तभी थे। फिर 1992 इसी क्रम में अयोध्या वाला मामला था, उसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों को प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद जिससे जन्म हुआ, जो कि प्रतिक्रियात्मक मुस्लिम, उसके बाद घटनाएं हुई। उसके बाद आप देखेंगे 2001 में संसद हमला, है ना, मुंबई हमला 2008 में, पुणे हमला 2010 और इसी के आसपास बनारस हमला। तो ये सब हुए जो कि आतंकवाद के भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। तो ये अगर ऐतिहासिक हम देखें और देखना चाहें, और इसके अगर हम उद्देश्य देखें, समाधान देखें, और ये सब चीज़ें कई सारी इसमें वो, तो अगर हम इसकी विशेषताएं समझें पहले, तो पहली बात तो ये कि अगर एकदम नॉर्मल समान शब्दों जैसे सब तक पहुंच जाए कि वाली सरकार के विरुद्ध होगा, है ना, इसका जो सरकार राजनीतिक उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ, और इसमें हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा, है ना। इसमें दो चार चीज़ें होती हैं भाई, और इसके बाद विशेषताएं, उद्देश्य कुछ होता है। तो उद्देश्य क्या होता है, कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है इसके माध्यम से, है ना। जैसे कि बंदियों की रिहाई कराना, है ना, और तमाम तरह की जो है संसाधन टेक्नोलॉजी को अपने पास कैप्चर करना, अपने अंदर लेना। तो इसलिए कोई ऐसा उसके तहत ऐसा कोई कार्य किया जाएगा जिससे सरकार दबाव में आ जाए और आपकी मांगे माने। तो पहला उद्देश्य आप ही बताएंगे। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि इसके माध्यम से ना आतंकवाद के माध्यम से लक्ष्यों का प्रसार किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जितनी बड़ी घटना का अंजाम देंगे हम, उतना ही हमारे लक्ष्यों का जो है प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण विश्व पर। ये हो गया। तीसरी बात ये है कि दबाव पैदा करने के लिए, है ना, सरकार पर दबाव, अपने बदले की भावना प्रस्तुत करने के लिए, बदला आपको लेना, उसके लिए भी कई बार देखेंगे आपके राजनेताओं का अपहरण, वायुयान अपहरण, तो कई चीज़ें होती हैं। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं, है ना। तो ये है, और इसी क्रम में पूछूँगा, तो इसी क्रम में जैसे कि बात हमें अभी की खालिस्तानी मूवमेंट की बात ही हुई, तो खालिस्तानी मूवमेंट में हम पूछना चाहेंगे कि जो है खालिस्तानी मूवमेंट जो है वर्तमान में खालिस्तानी मूवमेंट तूल पकड़ रहा है ना, जिसकी शुरुआत भी भारत में आतंकवाद से हुई। तो ये मतलब क्या आप कहना चाहेंगे, क्या एक ऐसा वर्तमान में अचानक ऐसा स्पीड जो पकड़ रहा, तूल पकड़ रहा है, इसके क्या कारण है? चूँकि प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। खालिस्तानी मूवमेंट से ही 80 के दशक में खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद से पाकिस्तानी द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में फैलाया गया। तो खालिस्तान जो है एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो जबकि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तान के ही नाम से है। उन्होंने यूके में परेड मार्च किया था,
और उसके बाद से आप देखेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट रिवाइवल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट कहा जाता है जब 2018 में अमृतसर अटैक हुआ। अमृतसर अटैक के बाद से खालिस्तानियों का और मनोबल बढ़ गया और उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया कि रिवाइवल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। लेकिन आप प्रेजेंट में अभी देखेंगे। अच्छा, और खालिस्तान मूवमेंट के एक और विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो उनके एक नेता भिंडरेवाला, उनका मुख्य टारगेट ये होता है कि यदि आप भिंडरेवाले के आइडियोलॉजी को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उनके मुख्य टारगेट हैं, पहली चीज़। और ये जो मूवमेंट है पूरा, अब डॉट बाय डॉट कनेक्ट करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अभी जो है, अभी कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है जो अमृतसर में हुआ था, फिर पंजाब में सारी चीज़ें, और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉ का, एक्सटर्नल एजेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि ऐसा अभी न्यूज़ सुने होंगे कि यूके में जो है रोड पे चल रहे थे, मार दिया गया गोली, यूएस में जा रहे थे, गोली मार दिया। तो आप देखेंगे कि रॉ जो है मोसाद के जो मॉडस ऑपरेंडी है उस पर काम कर रही है और एक्सटर्नल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रही है। तो ये है खालिस्तान की चीज़ें। और इसी के साथ खालिस्तानी मूवमेंट में आपने बात की, संगठनात्मक बात की, तो इसी के साथ एक और संगठन है ISIS, है ना, जो कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस पर पूछना चाहूँगा कि यह जो है कितना घातक है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसने क्या नुकसान किया भारत में, है ना, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, तो इस पर आप प्रकाश डालने को इच्छा करें। देखिए, जो ISIS का जो मुख्य जो है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। एक जॉर्डियन, एक वो थे अबू मंसूब करके, अबू अल मंसूब करके, उसने जो है इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद से जमात अल तवाइद व अल जिहाद के नाम से जो है इसका रखा गया था। लेकिन इसने ओसामा बिन लादेन के लॉयल्टी शो करने के लिए उस टाइम पे जो है इसने उसका नाम रख दिया तनीम क़वादत अल जिहाद फ़ी बिलाद अल रफ़ियात, और इसका नाम वहाँ पे हुआ अल कायदा इन इराक। और यही चीज़ें आगे फिर से इसका नाम बदल के अल दवा अल इस्लाम, और यही नाम हुआ फाइनल ISIS। और आप देखेंगे कि जो ISIS का जो एक और इसका संगठन है, जैसे जो आप देखे होंगे कि बहुत सारे भारत में पार्टियां होती हैं तो उनकी मातृ संगठन होती हैं, कोई महिला संगठन होती हैं, ऐसी सारी चीज़ें, तो उनका भी ऐसे ही एक मातृ संगठन है ISIL। तो इसमें यल का जो नाम है वो लिवेंट के नाम से है। और आप उसके बारे में आप जानेंगे तो जो इनकी आप आइडियोलॉजी और मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बात किए हैं, तो ISIS का जो मुख्य मॉडस ऑपरेंडी है कि इनका ये मुख्य लक्ष्य है कि हमें फिर से शरिया लॉ स्थापित करना है जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन द्वारा प्रेरित हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनका जो है अपने आप को खलीफा का बता के फिर से इनका ये काम है कि खलीफा का राज स्थापित करना पुनः। और तीसरी चीज़ इनकी जो इनका मैं काम करने का आपको तरीका बताऊं, जो गुजरात राइट हुआ या अयोध्या हुआ, आप एक बहुत ही एक क्रम उसमें देखेंगे। वहाँ अयोध्या बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 1993 में, मुंबई बम ब्लास्ट, ठीक। फिर आप देखेंगे 2001 टेरर अटैक, फिर आप देखेंगे पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, गुरदासपुर, ठीक है, 26/11 के। तो आपको मैं अब इसी में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी मैं मेंशन कर लूँगा, चूँकि ISIS की आपने बात की है। तो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इंडियन मुजाहिदीन हो। अच्छा, और इंडियन मुजाहिदीन और सिमी की एक बहुत खास बात है, ये हैं पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड, लेकिन नाम है इंडियन मुजाहिदीन। सिमी, PFI, इसमें इंडिया का नाम आता है ताकि दूसरे देशों को ये लगे कि ये तो इनके यहाँ पे जो है मुसलमान वल्नरेबल हैं, इन्होंने खुद ही ये संगठन बनाया है
ये भारत के गवर्नमेंट से खुश नहीं है और इन्होंने खुद ही ऐसा बनाया है, ऐसा दूसरे संगठन, इससे जो है उनकी डिनाइबिलिटी ऑफ डिग्री बढ़ जाती है और ये इस चीज़ से बचते हैं। लेकिन चीज़ें सबको पता हो जी, जब जो है थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि उसका लिंक जो है कहाँ से है। तो ISIS का जो है ये मॉडस ऑपरेंडी है और आप देखेंगे अभी वर्तमान समय में कि ISIS का जो इलाका है वो बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन, लीबिया, सीरिया, इज़राइल, इराक, कुवैत, फिलिस्तीन, ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं और यहाँ तक यहीं ये नहीं रुकने वाले हैं। इनकी मंसूबे हैं कि पूरे जो है विश्व में इस्लाम का राज हो, जो कि एक रेडिकलाइज इस्लाम हो, और इसके लिए इन्होंने टारगेट किया है अफ्रीका को, यूरोप को। अभी आप फ्रांस में देख ही रहे होंगे कि फ्रांस में जैसी चीज़ें, फिर जो है एशिया के कंट्रीज़ को, फिर जो है आप अफ़गानिस्तान तो इसका एपिसेंटर है रेडिकलाइजेशन का, पाकिस्तान है, तो ये इनका। और अभी आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ सालों में जैसे कि थ्रेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलती रहीं, तो अब इनका आप देखेंगे कि जो इनका जो ग्राउंड है वो इराक और सीरिया को छोड़ के ये अफ्रीका में और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने ISIS के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में और आसान भाषा में एकदम बताया, जो कि कई दिनों से लोगों की जिज्ञासाएं थी, है ना। उसके बारे में इसी क्रम में अगर जैसे बात चल रही थी 26/11 अटैक हो गया, संसद हमला हो गया, मुंबई ब्लास्ट, ये सब चीज़ें हैं, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, तो सब हमले जो हैं इसी तरह का एक हमला हम सुनते रहते हैं, लोन वॉल्फ अटैक, है ना। तो ये क्या है लोन वॉल्फ अटैक, इससे जानना चाहूँगा, इस पर समाज को क्या नुकसान होता है, किस तरह जो है काम करता है, क्या होता है? जैसे कि लोन वुल्फ अटैक के बारे में आपने अभी बात किया, तो इसमें मैं फिर से आपको थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहूँगा। जो ISIS का जो अभी वर्तमान समय जो पिछला जो लीडर था अबू बकर बगदादी, ठीक है, उसका मॉडस ऑपरेंडी है कि जो भी किसी भी देश का, अब जैसे हम लोग इंडिया की बात कर लें तो इंडिया की यदि बात करेंगे तो गुजरात को दंगों को लेके, अयोध्या इंसिडेंट को लेके, अब आप जैसे मान लीजिए कि आपको हमको रेडिकलाइज करना है तो हम आपको गुजरात के दंगों की वीडियो दिखाएंगे, हम आपको जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा हुआ का वीडियो दिखाएंगे आपको, और आपको हमें दिखाएंगे कि देखिए मुसलमान जो है कितने वल्नरेबल हैं यहाँ पे, कितने इनको पीड़ा है यहाँ पे इस देश में, यहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका मॉडस ऑपरेंडी है ब्रेन वॉश करने का। और लोन वुल्फ अटैक के बारे में आपने बात किया, तो लोन वुल्फ अटैक थोड़ा सा इससे अलग है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक में ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड तो नहीं होता है, लेकिन लिंकेज को एकदम से लिंक को मना भी नहीं कर सकते हैं। लोन वुल्फ अटैक मुख्य रूप से ये होता है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वो अपने साइकोसिस के आधार पे अटैक करेगा, कोई भी बम ब्लास्ट करेगा, ठीक है, उसमें वो केवल वो इंडिविजुअल रहेगा, इसमें स्टेट का बहुत खास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसी चीज़ें लोन वुल्फ वार अटैक में ऐसा कोई हाथ नहीं होता है। बहुत बढ़िया आपने बताया लोन वॉल्फ अटैक और ये सब। अच्छा, इसको जो है इन सब अटैक, लोन वॉल्फ अटैक और तमाम तरह के हमले होते हैं जिससे इतना नुकसान होता है, इसको जो है टैकल करने के लिए जो कैसे टैकल किया जाए, है ना, तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि इतना बजट जो है एलोकेट हुआ सुरक्षा के मामलों पे, फिर भी ये तमाम तरह की समस्याएं कम तो हुई हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन बनी हुई हैं, अभी भी कहीं ना कहीं खतरा है तमाम तरह का, है ना। तो इस पर हम पूछना चाहेंगे अभिषेक जी आपसे कि सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर कैसे टैकल किया जाए इसको एकदम उचित रणनीति के माध्यम, तो इसको आप बताएं। जैसा कि आपने बताया कि इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या उपाय है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा या बहुत सारे NGOs के द्वारा भी काउंटर रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है और डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है। डी रेडिकलाइजेशन में मुख्य रूप से उनको लाया जाता है जो कि पूर्ण रूप से रेडिकलाइज हो चुके हैं, उनको जो है एक अलग जगह ले जाया जाता है और सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, ठीक है। ये है डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम। काउंटर रेडिकलाइजेशन वहाँ होता है जहाँ पे कि हमको ये लगता है कि आप वल्नरेबल हैं इस चीज़ के लिए, आप जा सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में आप संलिप्त हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है काउंटर रेडिकलाइजेशन की प्रोग्राम चलाई जाती है।
अब इसमें आप देखेंगे कि केवल यही चीज़ें नहीं हैं, इसमें ऑनलाइन जो आजकल ऑनलाइन टेरर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन टेरर अटैक का कारण ये है, इसके लिए आपको कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हम आपको रेडिकलाइज करेंगे, कोई भी संस्था आपको रेडिकलाइज करेगी, आप जो है अटैक करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है, इसमें डीप वेब, डार्क वेब, आज के वर्तमान समय में एआई का प्रयोग हो रहा है, मॉर्फ वीडियो बनाए जा रहे हैं, डीप फेक हो रहा है, ये सारी चीज़ों का यूज करके रेडिकलाइजेशन हो रहा है और आज के समय में ऐसी चीज़ें गतिविधियों को बढ़ावा हो रहा है। आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन हुआ था उस टाइम पे, और उसने जो है 26/11 के जो अटैक हुआ, जो कि लश्कर तैयबा के द्वारा कराया गया था, लश्कर तैयबा द्वारा जो भी वो अटैक हुआ, और उसमें एनएसजी का एक महत्वपूर्ण रोल था वहाँ पे। उसके बाद से 26/11 के अटैक के बाद से आप देखेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2008 में, ठीक है, वो बनाया गया। और उसके पहले भी हमारे पास कुछ कानून थे, जिसमें पोटा था, टाडा था और यूएपीए भी है। तो यूएपीए में अमेंडमेंट के साथ आज भी है यूएपीए, जबकि टोडा और पोटा को बंद कर दिया, हटा दिया गया। फिर जो है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये सारी एजेंसियां आपस में कोलैबोरेट करती हैं, और तब जो है थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। आपस में हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत ही आसान शब्दों में आपने इतने सारे सवाल इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद जैसे उलझे हुए विषयों को, इसमें मैं आपको इसमें जो है मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमें जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट लेना चाहिए। जो भी देश हैं हमारे अलावा अन्य कंट्रीज़ का सहयोग इसमें आवश्यक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन के जरिए बायलैटरल के और यूनिलैटरल मीडिएशन के जरिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, और बहुत अच्छा याद आ गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम लिए, मसूद अजहर एक आतंकी है, ठीक है, पाक बेस्ड आतंकी है, और इसको जब भी इंडिया ने इसके पर एक इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए यूएनएससी में वोट लाया, तब जो है चाइना ने इस पर वीटो लगाया। अब इससे देख सकते हैं कि चाइना के मंसूबों को, तो इसलिए हमें जो है हर देश से यूनिलेटरल, बायलेटरल के, या फिर जो है मल्टी, और जबकि हमने ये भी मल्टीलीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी हमने साइन की हुई है, या फिर जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। और इसमें साथ ही में हम आपको, जैसे कि आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, पॉलिटिकल रूप में जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनको जो है एक हार्मोनाइज्ड वे में अपना राजनीति करनी चाहिए, समाज में बिखराव न हो, रिलीजियस आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे। फिर जो है यदि हम लीगल सिस्टम की बात करेंगे, तो लीगल सिस्टम में थोड़ा मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम, हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इतनी स्लो है कि कसाब को फांसी आप देखे होंगे कितने दिन बाद हुआ, ठीक है। अफजल गुरु की फांसी आप देखिए, अफजल गुरु के लिए तो काफ़ी समय लग गया था, अब उसमें कुछ छोड़िए, जान दीजिए। फिर जो है फिर लीगल तौर पे ये चीज़ हो गया। फिर जो है मीडिया के तौर पे, मीडिया को ये महसूस करना चाहिए, मीडिया को, कि हमको कहाँ पे इंटरफेयर करना है, किस हद तक इंटरफेयर करना है और कहाँ तक नहीं करना है। जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, फॉरेन रिलेशंस की मामला हो, तो इसमें जो है मीडिया को देखना चाहिए, बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। आप देखे होंगे कि जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें मीडिया यहाँ सामने रिपोर्टिंग कर रही है, बैकग्राउंड में जो उनके आका हैं पाकिस्तान में बैठ के, उनको उस हिसाब से गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे एनएसजी जा रही है, यहाँ पुलिस जा रही है। तो मीडिया को अपने रूल को समझना चाहिए। साथ में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक को भी आप ट्रेनिंग दीजिए, जागरूक कीजिए कि किस किस आधार पे आपको तोड़ा जाता है समाज में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप जो है टैकल करने के लिए इन सारी चीज़ों को और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से टेररिज्म को टैकल किया जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हमने एक बहुत ही गंभीर विषय आतंकवाद जैसे और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे से शुरू किया, जो कि एक सामान्य परिभाषा से लेकर हमने शुरुआत की और उसके अंत तक कैसे रणनीति क्या अपनाई जाए और उसके विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, क्या प्रकार हैं, आतंकवाद क्या है, कहाँ शुरुआत हुई, ये सभी तमाम गंभीर विषयों पर हमने बात की। और बहुत ही सामान्य शब्दों में एक प्रयास किया गया कि जो कि सामान्य शब्दों में एकदम बताया जाए कि लोग जो है जानकारी को एकदम सिंपल तरीके से ले सकें, ग्रहण कर सकें। और आशा है कि यह एक सारगर्भित जानकारी जो हमने प्रस्तुत की सभी के समझ में आए और सभी लोग इससे एक अपना एक खुद का नज़रिया विकसित कर सकें, जो कि उनके खुद के मदद में आगे भविष्य में उनके जो है व्यक्तित्व के निर्माण में आवश्यक है। तो ये सभी जानकारी थी और हमने उस पर किया और आगे भी हम ऐसे विषयों पर धीरे धीरे कई टॉपिक जो है इंटरनल सिक्योरिटी सीरीज एपिसोड के तहत धीरे धीरे लाते रहेंगे और आशा है कि आप सभी ऐसे दर्शक हमारे देखते रहेंगे और इसका सहयोग करेंगे। और इस पर कुछ अभिषेक जी से कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो। जो भी हमारे दर्शक हैं उसमें अधिकतर जो है युवा वर्ग के लोग हैं और युवा वर्ग के लोगों को आज के देश के विषय में, देश के बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। किस प्रकार से लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, किस प्रकार से भारत विरोधी शक्तियां भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को हमारे राष्ट्र के युवाओं को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए हमने यह एक खास एपिसोड शुरू किया है इंटरनल सिक्योरिटी में। इसमें आगे हम लोग जो है जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलाइट मूवमेंट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सारी चीज़ों पे जो है हम भविष्य में चर्चाएं करते रहेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल भी जो है आप टैप कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी एपिसोड हैं वो आपके लिए लाभदायक हों, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।